और वो तीनों ही फिल्में आपको कहीं भी किसी भी लड़की का, मैं हालांकि मैं ही उसमें लीड हूँ, आपको किसी भी एक भी सीन में कोई भी प्राइवेट पार्ट नहीं दिखेगा। तो आप उसे पॉर्न तो वैसे भी नहीं कह सकते। दूसरी चीज़, जब राज अरेस्ट हुआ था, उसके पहले जब मैं अरेस्ट हुई थी, तो सभी लोग बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि लिंक दे दो, लिंक दे दो। अगर कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल है तो उसकी डिमांड नहीं की जाती है, वो हर किसी को मिल रहा होता है। लेकिन आपने देखा होगा हर रोज़ मीम्स बन रहे थे, राज भाई लिंक दे दो, गहना लिंक दे दो। दैट मीन्स वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, उन्हें पाने की कोशिश की जा रही है, और जो चीज़ है ही नहीं वो पाई कैसे जाएगी। तो क्या ये साजिश थी? 100% इट वॉज वेल प्लान्ड। देखिए, साजिश किसकी थी, इससे ज़्यादा मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप खुद मान लेंगे कि साजिश कैसे थी। आपको पता है मुझ पे क्या केस लगा? मुझ पे केस लगा है 376D। मुझ पे ये केस लगा है कि गैंग रेप हुआ है मेरे सेट पर। मुझे बताएं, शूट पे 70 से 80 लोग होते हैं, मेरे यहाँ पे 3-3 ड्रैगन कैमरे से शूट हो रहा था, 2-2 ट्रक लाइट्स थी जहाँ पे 8-8 पार थे, कम से कम 70 से 75 लोगों का यूनिट था। और कोई भी फिल्म अगर वो 90 मिनट्स की या 120 मिनट्स की होगी, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर 70 दिन, 80 दिन, कोई 120 दिन शूट करता है। अगर हमने इतने दिन शूट नहीं की होगी तो कम से कम हमने 16 दिन तो शूट की होगी। अगर किसी लड़की का रेप होगा तो क्या वो शाम को पैसे लेके फिर आएगी कि नहीं मेरा रेप कराया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, फिर से रेप कराओ? ऐसा होता है क्या? तो जिस लड़की ने केस किया उसके अकाउंट में पैसे गए हैं, उसी बेस पे मुझे बेल मिली, उसे रोज़ पैसे जा रहे हैं। 1.5 साल बाद लड़की को याद आता है कि उसका गैंग रेप हुआ था, 1.5 साल पहले शूट हुआ है, और लड़की रोज़ आ रही है शूट पे। अगर मैं आपको अपने घर बुलाऊँ और अगर मैं आपको अच्छे से रिस्पेक्ट ना दूँ, आप मेरे घर दोबारा नहीं आएंगे। एक लड़की को अगर उसका बॉयफ्रेंड फोर्सफुली किस भी कर ले, वो उसको दोबारा एंटरटेन नहीं करेगी। वो लड़की कह रही है 70 लोगों ने उसका रेप किया है, मैं वहाँ बैठ के ऐसे देख रही थी। ऐसा होता है? कोई लॉजिक है इस केस में? इनलॉजिकल। दूसरा केस ये लगा हम लोगों पे 420 क्या लगा है, उस पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। मैंने पुलिस को पूछा कि भाई 420 क्यों है? हम GST भरते हैं, हम TDS भरते हैं, हमें सारी पेमेंट GBP में आती थी क्योंकि राज कुंद्रा की कंपनी लंदन की है, सारे टैक्सेस मैंने भरे। उनका कहना है कि आप आर्टिस्टों को पर डे 20,000 रुपये देती थी, आप आर्टिस्टों को 30,000 रुपये पर डे देती थी, आप आर्टिस्टों को 90,000 रुपये पर डे देती थी, और आप लाखों रुपए कमाती थी। मुझे बताएं, ये क्या IAS ऑफिसर की जॉब है या ये कोई MBA की जॉब है जिसके लिए मिनिमम पे स्केल तय हुआ है? आप कुछ भी कमाएं, मेरे में जो काबिलियत है, आप मेरी काबिलियत देख के मुझे पैसे देंगे, ना कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं आप ये देखेंगे। आपके घर में कोई वर्कर आता है, आपसे बोलेगा मुझे 20,000 रुपये पर डे दे दो, तो क्या आप कोई हरीशचंद्र हैं या कर्ण हैं कि नहीं भाई मेरी जायदाद ले लो? बदनाम करने की साजिश किसने रची, ये बताइए। देखो किसने की, ये ना बहुत बड़ी गुत्थी है। रीज़न क्या है? बातें शुरू हुई थी पैसों से, पैसे दे दो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आर्टिस्ट और कौन, उन्हें पैसे चाहिए। जिस आर्टिस्ट ने मुझ पर केस किया, विक्टिम है, विक्टिम का आप नाम नहीं ले सकते। हमारे यहाँ लॉ कहता है कि जिस भी लड़की ने भले उसे झूठा केस किया हो, कुछ भी किया हो, आप उसका नाम नहीं ले सकते। मेरे मोबाइल में वीडियोज़ हैं, मेरे पास उस लड़की के अभी भी NOC वीडियोज़ हैं जो उसने शूट किया है बाकायदा, और शूट पे कह रही है हे गाइस दिस इज़ मी, आप ये मेरी फ़िल्म देखें, आपको फ़िल्म देख के बहुत मज़ा आएगा, और मैंने काम किया, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। और वो ये कह रही है, ये वीडियो उसने रेप होने के बाद दिया है, ये वीडियोज़ मेरे फ़ोन में हैं। तो रेप तो कभी हुआ नहीं, लड़की ने पैसे मांगे थे, मैंने नहीं दिए। इस खबर से आपके प्रोफेशन में कितना असर पड़ा है? मेरे प्रोफेशन पे तो कुछ खास नहीं असर पड़ा, बट मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ा। कंट्रोवर्सी में रहने के बाद आप जैसे कम बैक कर गए हो, तो कम बैक करते समय आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी कि यार मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों रुकूँ। मैं शाइनी आहूजा तो हूँ नहीं कि मुझे घर पे बैठना पड़े। मैं गहना वशिष्ठ हूँ और मैं किसी का रेप नहीं कर सकती यार। अ वुमन कैन नॉट रेप अ वुमन, ठीक है। मेरे ना तो मेरे में कैपेसिटी हो ना हो सकता है, तो मैं क्यों बैठूँ, और मुझे बैठना भी नहीं चाहिए। और ये मेरा प्रॉपर कमबैक है और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अब बहुत जल्दी मेरा एक बहुत बड़ा रियलिटी शो देखने वाले हैं, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, आई मीन इट। उसकी जो एंकर हैं वो बहुत बड़ी स्टार हैं, और अब देखना, अब तो मेरे अंदर जितना मैंने झेला है ना, मुझसे ज़्यादा दुनिया को दिखाने वाली हूँ। गहना, फाइनली जिस दिन से एल्बम का नाम रखा गया है उसका शूट होने वाला है। हाँ। और जिस दिन से आप RD शर्मा से मिले उस दिन से काम करते हुए आ रहे हैं, और आज उस एल्बम का नाम है जिस दिन से। हाँ। क्या कहना चाहेंगे RD शर्मा के बारे में और फ्यूचर प्लान के बारे में? मैं RD को 2017 से जानती हूँ।
मैं जब आरडी को पहली बार मिली थी तो आरडी ऐसे बप्पी लहरी बनकर आया था, ऐसे ऐसे जैकेट थी, 20-25 अंगूठियाँ थी। अभी भी आपको पप्पी लहरी नहीं दिख रही थोड़ा बहुत पहले भी। आरडी वैसे ही रहता हमेशा। हाँ, बट बिलीव मी, मेरा जो एक्सपीरियंस आरडी के साथ, आरडी बहुत कमिटेड है। मैं पहली बार मिली, सेकंड टाइम हमने सीधा काम किया। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग शायद 2-3 साल से कभी बात भी नहीं हुई, मिले भी नहीं। तो आरडी की एक बेस्ट क्वालिटी है कि वो तभी बात करता है जब वो काम करता है। वो आरडी, आप पे भी बहुत एलिगेशन लगे हुए हैं। हाँ, क्या लगता है आपको, आप पे जो एलिगेशन लगे हुए हैं, जैसी गहना जिस पे लगे वैसे आप पे भी लगे हुए हैं? जी सर। क्या बताओगे आप? सर उसके बारे में ये है कि जो आज से 6-7 साल 8 साल पहले जो मुझ पर हुआ था, वो मुझ पर कल पर अभी 28 तारीख को ही क्लियर हुआ है। 28 तारीख को मेरा डेट तारीख थी कोर्ट में, तो 28 तारीख को वो क्लियर हुई चीज़ें कि मैं उस चीज़ से निकल गया हूँ। और अब मैं वो नागपुर टुडे को 1 मिनट चल रहा है, तो मैं डालने भी वाला हूँ मेरे एडवोकेट के थ्रू। कहा जाता है कि फिल्म के नाम पे यानी जो युवा होती है, जो तरुणी होती है, उसका शोषण किया जाता है, ऐसे भी एक आरोप लगा। लेकिन देखिए सर, ऐसा है जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, अब ऐसा है कि बिना काम के जाहिर सी बात है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ या कुछ मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं सामने वाले का मन नहीं पढ़ सकता ना कि वो उसका मन क्या है, वो मुझ पर क्या करना चाहता है, या कि उसके मन में क्या चल रहा है, ये मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी इंटेंशन, ये भी एक लड़की है, मैंने और भी कई लड़कियों के साथ आज तक काम किया है, ठीक है, और करते ही आ रहा हूँ। मेरे साथ आज तक बहुत सारी लड़कियाँ अभी भी जुड़ी है। मेरे ऑफिस में आज तक इतनी सारी लेडीज़ फीमेल स्टाफ हैं, लेकिन आज तक ऐसा उनके बारे में कंप्लेंट्स, मेरे बारे में कंप्लेंट्स नहीं। ये सर मेरे ही एक बिज़नेस पार्टनर थे, उस बिज़नेस पार्टनर ने 2 लाख रुपए के लेकर और मुझ पर लगाया गया था केस, जो खुद पुलिस, मतलब एक पुलिस ने किया था और वापस वहीं पर पुलिस ने वापस मना कर दिया। एक और आपका पार्टनर था, वो आज दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई कारण नहीं, क्या है? कारण ये है सर, उसका नाम ले सकता हूँ मैं। अब ऐसा है कि वो मेरे साथ था आज से कुछ साल पहले। मेरी कंपनी का नाम रुजय था, रुमिल, और उसका नाम था विजय, तो हम दोनों साथ में काम करते थे। लेकिन मैं ज़्यादा किसी के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, बस हम यही कहूँगा इन शॉर्ट में, उसके अपने तरीके थे, मेरे अपने तरीके हैं, और मैं इस इंडस्ट्री में उससे बहुत सालों से पहले से हूँ। मुझे आज अराउंड 15-16 साल हो गए हैं, छोटे मोटे काम करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो न्यू कमर था और मैंने ट्रस्ट किया था और भरोसा करके मैंने चोट खाई, तो धीरे धीरे हम अलग हो गए हैं। और अलग हो गया, मैंने वापस अपनी कंपनी का नाम चेंज किया पिछले 2 साल से, और मैं वापस कंटिन्यू काम करने जा रहा हूँ। और ये मेरी तीसरी एल्बम है, इसके बाद 15 दिन बाद फिर मेरी चौथी एल्बम लेके आ रहा हूँ, बैक टू बैक। और मेरे खुद के 2 रियलिटी शो नहीं बोलूँगा, लेकिन खुद के इंटरनेशनल लेवल और इंडिया लेवल पर मेरे खुद के मॉडलिंग एशिया, मिस्टर एंड मिस एशिया और चल नाच इंडिया खुद के शो लेकर आ रहा हूँ, और वो सबके सामने होगा। बहुत एल्बम में अभी गहना जी भी है। हाँ जी, बहुत अच्छा चर्चित नाम है जी सर। क्या लगता है इस एल्बम को लेकर, क्या बताओगे आप? सर मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। मैं मानता ही नहीं कि सीधी सिंपल सी चीज़ है कि कोई आके ये बोल दे कि इन्होंने कुछ गलत किया है। देखो, मैं पहले तो मैं खुद पर देखता हूँ कि मैं जाहिर सी बात है, मैं भी तो खड़ा हूँ ना, लोग मुझे भी तो गलत बोल सकते हैं। अगर मैं इनके साथ आज काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक बहुत सीनियर स्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है, मैं उस नज़र से इनको देखता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके पीछे क्या था, किसने क्या किया, मुझे कोई लेन देन नहीं। मुझे मालूम है कि मैं जो काम इनके साथ कर रहा हूँ या जो मेरा रिश्ता इनके साथ पिछले कई सालों से रहा है, वो बहुत हेल्दी और बहुत प्यारा रहा है। हमेशा एक ऐसी बॉन्डिंग रही कि हम दोनों एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक अच्छे काम की तरह हमने हमेशा काम निभाया, काम किया है, और आज भी आपके सामने काम कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि अगर गहना इस एल्बम में ये गाना मेरी लाइफ का मेरा भी कम बैक है और इनका भी कम बैक, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। अच्छा गहना मैम, एक सवाल आपसे, जो कुछ हुआ वो OTT प्लेटफॉर्म पर आए हुए कंटेंट की वजह से हुआ, बिल्कुल, हाँ। और उसकी वजह से आपको भी बहुत परेशानियां Correct. झेलनी पड़ी, या फिर राजकुंद्रा जी को और जो उसमें इन्वॉल्व हुए उन सब को। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें भी अब सेंसर बोर्ड रहना चाहिए, क्योंकि ये अकेला ऐसा पार्ट है जो सेंसर से दूर है? देखिए, अभी आपने सवाल हाँ। कि जो वेब सीरीज होती है हाँ। उसमें बहुत कुछ दिखाया जाता है, हाँ। सभी देख रहे हैं, हाँ। और आज की डेट में छोटे बच्चे से लेकर हर कोई वेब सीरीज देख रहा है, तो ये सब सही में होना चाहिए इनके अंतर्गत? देखो, सेंसर बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग टेलीविज़न की बात करते हैं तो वहाँ पे एक सेंसर है, जब हम फिल्म्स की बात करते हैं तो वहाँ भी सेंसर है। सेंसर बोर्ड के हेड होते थे पहले पहलाज नेहलानी, तो जो प्रोड्यूसर, जैसे कि माया मेम साहब एक फ़िल्म आई थी, एक रंग रसिया फ़िल्म आई थी, एक डर्टी पिक्चर फिल्म है जो कभी भी टीवी पे नहीं आ सकती, क्योंकि वो UA सर्टिफाइड फिल्म से, A सर्टिफाइड फिल्म से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि माया मेम साहब ने, शाहरुख ने काम किया था तो उससे उठा के जेल में डाल दिया जाए।
या रंग रसिया का जो प्रोड्यूसर है उसे उठा के जेल में डाल दिया जाए। अगर आपके क्राइटेरिया पे वो प्रोजेक्ट फिट नहीं होता था, आप उस पर कैची लगाते थे, कट करते थे, प्रोडक्ट आप रिलीज़ कर देते थे। लेकिन जब हम OTT की बात कर रहे हैं, OTT में तो कोई सेंसर ही नहीं है। अगर मेरे घर में दरवाज़ा नहीं है तो परमिशन किसकी लेंगे? तो जिस समय ये केस हुआ उस समय तो कोई सेंसर था ही नहीं, तो बेसिकली केस बनता ही नहीं था, पहला। दूसरी बात, अगर पॉर्न कंजम्पशन, हमने पॉर्न नहीं बनाई है बट मैं नॉर्मली बता रही हूँ, अगर पॉर्न कंजम्पशन अलाउड है तो बनाना क्यों अलाउड नहीं है? या तो आप कंजम्पशन ही बंद कर दें। आप कहते हैं खाना खाइए बट पकाइए मत, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दो। आप अगर एक दिन ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दोगे, रिलीज़ बंद हो जाएगी ना, तो प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाना बंद कर देंगे। अगर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिखना बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेंसर की, जो आपने पूछा। सेंसर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंसर ना होने की वजह से बहुत सारे लोग अपनी लिमिट्स को भूल गए हैं और उन्हें जो मन में आ रहा है वो बना रहे हैं। लेकिन बात यह है, सेंसर तय कौन करेगा, ये कब होगा? ये बातें बहुत टाइम से चल रही हैं, बहुत टाइम से चल रही हैं। जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है बहुत टाइम से बोल रही है, इट हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्ट, इट हैज़ टू बी स्ट्रिक्ट। कुछ भी नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा क्या होता है, जो बड़े नाम हैं, अभी आप अगर अपना गूगल ओपन करेंगे, यू जस्ट हैव टू टाइप अपॉन वीडियो, कम से कम 2000 वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। लेकिन अरेस्ट कौन हुआ? जो बहुत बड़ा नाम था, जो फेमस थे, जो एक्चुअली पॉर्न नहीं बना रहे थे। राज कुंद्रा के ऐप का नाम था हॉट शॉट्स। हॉट शॉट्स, अभी कोई भी अगर कोई फिल्म रिलीज़ होती है उसके राइट हैंड साइड पे एक लोगो लगा होगा हॉट शॉट्स का। आप एक भी फिल्म, कोई भी फिल्म, मैं सबके सामने हूँ, मैं सबके सामने ओपन बात कर रही हूँ, आप कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देख लो, कहीं भी आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी जिसे आप पॉर्न कहो। लेकिन हम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्हें पता था कि हम वहाँ पे आकर के बड़बड़ नहीं करेंगे। हम वो लोग नहीं हैं जो कोर्ट में जाके तमाशा करेंगे, और उन्हें पता था कि ये करने से प्रॉफिट होगा या ऑन टेबल सेटिंग हो जाएगी। बट हम लोगों को लगा कि जब हम गलत ही नहीं है तो केस बनेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया ना, हम लोग को लगता था कि जो होता है, जो गलत, उस पर केस बनना चाहिए, ना कि जो मन में आ रहा है वो केस बना दो। हम लोगों पे जितने केस बने, जो मन में बना दिया गया। बट हाँ, अगर मैं आपकी बात को मतलब सिंसियरली सुनूं तो सेंसर होना चाहिए, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिजिटल मीडिया चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर ही डिजिटल है, सबके हाथ में इंटरनेट है। आज की डेट में 5th स्टैंडर्ड से लेके हर बच्चे के हाथ में, क्योंकि पढ़ाई ही आजकल फ़ोन पे होने लग गई है। माता पिता 24 घंटे अपने बच्चे का फ़ोन नहीं देख सकते, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो अभी होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं आप भी उसी डायरेक्शन पे चले थे सोशल मीडिया के, कि मैं आगे चल के सारी बातें खुलासा करूँगी बॉलीवुड की। क्या था वो, क्या खुलासा? एक्चुअली वो कैसे हुआ था, जब मैं जेल से बाहर आई, मैं 133 डेज़ जेल में थी। मेरे ऊपर उन दिनों 2 केसेस लगे थे। एक तो पॉर्न का केस लगा था, मेरे पास सेक्शन से 292, 293, 354C एंड 420। और चूंकि उस केस पे कोई दम नहीं था, क्योंकि डिजिटल में सेंसर नहीं है, तो ऑन द स्पॉट और बेलेबल ऑफेंस है ये। सो मुझे बेल मिल जाती, तो इन्होंने लड़की को मैनिपुलेट किया, क्योंकि मुझसे पुलिस वालों ने पूछा कि आप लड़कियों को 20,000 रुपये देती हैं, 50,000 देती हैं, आप लाखों करोड़ों बनाती हैं। तो मैंने कहा सर, आप मेरे से सारे आर्टिस्टों का नंबर ले लीजिए, प्रोडक्शन वाले का, स्पॉट बॉय का, DOP का, लाइट वालों का, जो फूड डिलीवरी करता सब लोगों का। आप उन्हें कॉल करके पूछ लो कि कभी किसी ने मुझसे 20 मांगा हो तो मैंने उसे 18 दिया हो, जो सामने वाला मांग रहा है मैं उसे दूंगी। तो चूँकि इन्हें केस स्ट्रॉन्ग बनाना था, क्योंकि अब पकड़ा गया है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक एक लड़की को फ़ोन किया, क्योंकि मैं इसमें थी शुरू में। मुझसे शुरू में कहा गया था कि इट्स ऑल अप टू यू, आप अक्यूज़ बनना चाहती हैं या विक्टिम, इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या बनना है। मैंने कहा मैं विक्टिम बन नहीं सकती, क्योंकि राज कुंद्रा ने मुझ पर कभी फोर्स नहीं किया, और राज कुंद्रा मुझे घर से उठा के शूट पे लेके नहीं जाता, और राज कुंद्रा मेरे घर में कैमरा लगा के शूट नहीं करता, तो मैं विक्टिम नहीं हो सकती। यही चीज़ें उन्होंने बाकी आर्टिस्टों के साथ की कि आपको एक्यूज़ बनना है या विक्टिम। तो जिस लड़की ने मुझ पर रेप केस लगाया उसने विक्टिम बनना चूज़ किया, और जिस लड़की ने मुझ पर केस किया है, ना वो फिल्म कभी रिलीज़ हुई है, ना वो फिल्म कभी बाहर आई है, ना कभी वो फिल्म बनी है। तीसरी चीज़, जब मैं बाहर आई, जब राज कुंद्रा वाला मैटर हुआ, मैं 22 जून को बाहर आई, एंड आई वाज लाइक, यार थोड़ा सा डिप्रेशन में थी, क्योंकि जेल पहली बार गए थे, बड़ी अलग सी दुनिया थी, बहुत ही कुछ अलग सा था। मैं इंजीनियर हूँ, मैंने BE किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, और मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से की थी। तो वहाँ जाने के बाद बहुत ही अलग लोगों से मिली, कोई NDP। वंदना तिवारी है? बिल्कुल, मेरा नाम वंदना तिवारी ही है।
मैंने खुद से नाम चेंज किया था। हाँ आपने खुद नाम चेंज हाँ, मैंने खुद ही नाम चेंज किया। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैं बहुत सारे अनपढ़ लोगों से, बहुत अलग लगता है पता, जब आपने जीवन भर पढ़ाई की हो ना, और जब आप ऐसे लोगों से मिलो कि वो पढ़ क्यों नहीं पाए, उनके माता पिता उनसे गलत काम करवाते हैं, किसी का NDPS एक्ट है, किसी का पेटा है, कोई 302 है, कोई 307 है, कोई 370 है। तो आप अलग लोगों जब मिल के आते हो ना, आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो। तो जब मैं बाहर आई मुझे लगा शायद आई टेक सम टाइम, मेरी चीज़ें शुरू होंगी, मैं काम शुरू करूँगी। और एक दिन मुझे पता चला कि राज कुंद्रा अरेस्ट हो गया और मेरे घर में चैनल वाले आ गए रात को 10 बजे। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मुझे उस समय ऐसा लगा कि जो आदमी ना शूट पर था, ना वो शूट पे गया, ना किसी पेपर पे उसका सिग्नेचर है, जब वो उठाया जा सकता है तो कोई भी उठाया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सोचा मैं एक दिन शांत रहूं, बट अगर मैं शांत रह जाती ना तो लोगों को पता नहीं चलता सेकंड पार्ट क्या है। तो मैंने वहाँ बोलना शुरू किया, मैंने मीडिया को इंटरेक्ट करना शुरू किया। तो उन्होंने एक और लड़की ढूंढ ली जिसके साथ मैंने 1.5 साल पहले या 2 साल पहले शूट किया था, और उस लड़की ने जितने प्रोड्यूसरों के साथ काम किया है, जितने प्रोड्यूसर, जितने राज कुंद्रा के प्रोड्यूसर है, सब पे उसने केस लगाया कि सब ने उसके साथ फोर्स किया है। उसने कहा है, उसका केस है 354, 290 to 293। उसने केस लगाया कि हर प्रोड्यूसर उसे बुलाता था, उसके साथ फोर्सफुली शूट करता था, उसे पैसे देता था, भेजता था, फिर बुलाता था, फिर वो फोर्स करवाती थी, फिर जाती थी। तो अब ऐसे केस बन जाते हैं। तो ऐसे अभी केस जो बन आपका गए। एल्बम आ रहा है, हाँ, जो बना रहे हो आप, तो वो क्या इंडियन कल्चर पे आधारित है या कैसी है? यानी वो भी कंट्रोवर्शियल में नहीं आना चाहिए, कैसी है? देखिए मैं इसमें कहूँगी, देखिए किसी भी चीज़ की ना कोई परिभाषा नहीं होती है कि इंडियन कल्चर की ये परिभाषा है। ये हम सब मिले हुए हैं ना, हम सब इंडियन हैं। आप ये कपड़े पहनते हैं, उन्होंने वो पहना, कोई सूट पहना है। बस बात यहाँ पे है, अगर वल्गरिटी की हम बात करें तो हम कोई वल्गर शूट नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ही डिसेंट, बहुत ही नीट एंड क्लीन एक अच्छी सी रोमांटिक लव स्टोरी शूट कर रहे हैं। अगर आपके हिसाब से इंडियन कल्चर संजय लीला भंसाली की फिल्म है तो संजय लीला भंसाली की फिल्म हम नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन करण जौहर और यशराज जैसी कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ वैसा हो जाए। गहना एक चीज थी कि अभी अगर आपका प्रोफाइल अगर कोई पूछता है या फिर देखता है, हाँ, तो ऑब्वियसली अगर भी किसी के बारे में, आपके बारे में अगर किसी से हम लोग बात करते हैं तो हाँ, लोग ये बोलते हैं कि न्यूड और बोल्ड एक्ट्रेस है, और आपकी प्रोफाइल भी अगर सर्च की जाए तो ज्यादातर फोटोज या फिर वीडियोस उसी टाइप के होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा ट्रेडिशनल वगैरह कुछ लगता नहीं, ऐसा नहीं भी करना चाहिए कि लोगों ने थोड़ा फिल्म अपने नजरिया बदले? आप प्रोड्यूस करेंगे क्या? बिल्कुल, रोमिल सर है तो हाँ, प्रोड्यूस कर लो। मैं रोज शूट करती हूँ साड़ी नहीं, और एक लहंगे में। आपका भी एक जैसे पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, तो जैसा आपने मूवीज में किया हाँ, हुआ है, फिर जो भी आप करते हैं, तो ऐसा साड़ी वाड़ी में अगर कर लीजिए फोटोग्राफ। मैं बिलीव मी आई वुड लव टू। मैं जैसे ये ख़त्म होगा मैं बोलूँगी मेरे को 5 साड़ियाँ गिफ्ट कर दो यार, मैं कल ही शूट करती हूँ। ठीक है। चलो आइडिया, आखिरी सवाल, ये जिस दिन से तुमने अपने नाम रखा है, हाँ, यूनिक क्यों? इसके बारे में ये अक्षय रॉय बताएंगे, क्योंकि ये म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर यही हैं और लिरिक्स राइटर यही हैं, तो ये इनका गाना है। आर.डी. सर जब मेरे स्टूडियो में आए थे तब हमने बहुत सारे गाने सुने थे। एक्चुअली सर को वही गाना पसंद आया था, जिस दिन से देखा है तारीफ़ें तेरी कर रहा हूँ, तुझको पटाऊँ कैसे सोच सोच के मर रहा हूँ। ये लिरिक्स है उसके, इसलिए हमने उसका नाम रख दिए जिस दिन से। सर काफ़ी सारे एल्बम रिलीज होते हैं, उसमें कुछ नया देखने को मिलता है, तो दर्शकों को आपके जो एल्बम है जिस दिन से, उसमें क्या नया देखने को मिलेगा? ऐसा नहीं है कि नया देखने मिलेगा, सेम सिमिलर ही रहता है सब चीज़ें। जैसे रैप मैंने डाला हुआ है एज इट इज़, जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं, बस इतना ही। लोकेशन नागपुर की सर, मैं नागपुर से हूँ। मेरा बचपन से मैं यहाँ पला बड़ा यहीं रहा हूँ, तो मेरा शहर है, मेरी कर्म भूमि यही है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ अपने शहर में कुछ ऐसी, यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बॉलीवुड तक लेके जाऊँ, लोकेशंस हों या आर्टिस्ट हों। तो आज यहाँ आपके पीछे बैठे हुए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस एल्बम में मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो टैलेंट है, जैसे एग्जांपल सर ने कहा था कि बहुत सारे मुझ पर चीज़ें ऐसी आई हैं, सर का जैसा सवाल था, आप ही के पीछे कई सारी ऐसी फीमेल आर्टिस्ट हैं और कल भी यहाँ पे और आने वाली हैं जो मेरे साथ इस एल्बम में काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ वो टैलेंट है। जब मुझ पर इसी शहर में वो चीज़ किसी के ने लगवाई थी, तो मैं चाहता हूँ इसी शहर में वो चीज़ वापस करके दिखाऊं कि मैं सही काम करता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ, मेरे शहर में वो दम है और मुझ में वो दम है। आपसे एक ही आखिरी सवाल, राखी सावंत का मार्केट आपने डाउन किया, हम क्या बोलोगे? ये वही तो बात, यही बाकी था ना।
देखो मैंने किसी का मार्केट डाउन नहीं किया है। आपको ही देखते हैं। ओह थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे देखते रहें और मैं आपकी बात का ख्याल रखूँगी। वैसे हम लोग कल एक गाना शूट कर रहे हैं, प्रॉपर इंडियन कल्चर पर है, उसमें RD आर्मी बॉय का रोल प्ले कर रहे हैं और मैं खुद भी चाहती हूँ कि लोग मुझे और भी वैरायटी में देखें, क्योंकि जब हम लोग ना बहुत छोटे शहर से आते हैं तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं बट हमारे पीछे बैकअप नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी एक जिस दिन से एक एल्बम सॉन्ग आ रहा है और उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ मॉडल और एक्ट्रेस ज्ञाना वशिष्ठ जी। ज्ञाना वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले नागपुर में। थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि जिस दिन से आप लोग इस एल्बम के प्रमोशन के लिए नागपुर आए हुए हैं, शूट के लिए नागपुर आए हुए हैं, उस एल्बम के बारे में कुछ बताइए। म्यूज़िक वीडियो का नाम है जिस दिन से, ये हम लोग जी म्यूज़िक के लिए बना रहे हैं। इट्स अ लव रोमांटिक सॉन्ग, जैसे कि आपने लव डोज देखा हुआ है, गर्ल बन गई देखा हुआ है, वो हमारा रेफरेंस वीडियो है। हम ऐसे कुछ कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे अच्छा बना लें, बट अगर उसके लेवल का भी बन गया तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपके साथ जुड़ा हुआ जो कंट्रोवर्सी है वो कंट्रोवर्सी के साथ जुड़ा रहेगा। जो कंट्रोवर्सी हुई है लास्ट फेब में और कंटिन्यू अभी फ़िलहाल वो चर्चित है अभी भी, उस कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बॉलीवुड में एक बात कही जाती है, बुरा हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। सो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, जो होना था वो हो गया और हर किसी की ज़िंदगी में एक पास्ट होता है और आपको आगे बढ़ना होता है। जो हो गया सो हो गया, आप उस चीज़ को पकड़ के नहीं चल सकते। और कंट्रोवर्सी अगर मैं कहूँ तो बहुत ही इनफेमस थी, बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड थी, बट चूँकि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। मैंने किसी लड़की का रेप ना तो किया है, ना मैंने होते हुए देखा है, ना हमने कोई पॉर्न फिल्म बनाई है। सो मुझे कोई डर नहीं है, ये मेरा कम बैक है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है कि मैं इस बार पहले से भी बहुत बड़ी बन के निकलूँगी और मैं इतने सारे प्रोजेक्ट करूँगी ना। ये उन लड़कियों पर एक तमाचा है कि जो तुम्हें काम देते हैं, मतलब एटलीस्ट जो तुम्हें खिला रहे हैं ना, उनके साथ गलत मत करो। कंट्रोवर्सी को आपने पॉजिटिव रूप से लिया कि नेगेटिविटी के आप तरफ जा रही थी, फिर आपने जाते जाते खुद को रोका शायद, फिर आप बहुत सारे काम की तरफ आगे बढ़ी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं पहली बात आपको बहुत क्लियर करूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हमने कभी भी कोई भी पॉर्न फिल्म नहीं बनाई है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बन रहे थे वो कैमरे के सामने बन रहे थे। तो जो भी चीज़ें अगर गूगल पे डाली गई हैं या बनाई गई हैं वो गूगल से हटाई नहीं जा सकती। आप ज़िंदगी में कभी भी उन चीज़ों को हटा नहीं सकते। तो मेरा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसे पॉर्न की कैटेगरी में काउंट करें, तो हमने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। तो ना तो मैं किसी गलत ट्रैक में जा रही थी। हाँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मैं लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रही थी। मैं लॉकडाउन के टाइम पर भी 70 से 80 लोगों को सैलरी दे रही थी। मेरे पास 70 से 80 लोगों का स्टाफ था, मैं सबका घर चला रही थी। क्योंकि होता क्या है, जब 70 लोग आपके सेट पे आते हैं ना, तो हर आदमी के पीछे 4 लोग होते हैं। वो 4 लोगों से दुकानें चलती हैं और बहुत लोगों का घर चल रहा था। तो जब मैं अरेस्ट हुई, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ और आज भी वो मुझे फ़ोन कर करके बोलते हैं मैम आप ठीक हो। तो उनका सपोर्ट है मेरे साथ एंड आई एम श्योर कि मैं उससे भी बड़ा बनाऊंगी और इस बार 70 से 700 लोगों का क्रू जमा करने की कोशिश है मेरी। जैसे कि आपने बताया कि आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ी थी, तो एक और पॉजिटिव सवाल कि आप एक छोटे से कस्बे चिरीमिरी से आती हैं और चिरीमिरी से निकल करके आप सपनों की जो नगरी है मुंबई पहुंची। आप इस सफ़र के बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखो मैं बहुत ज़्यादा छोटा शहर है चिरमिरी, हिल स्टेशन है। मेरे पापा SCCL में काम करते थे और मैं खुद भी इंजीनियर हूँ। मेरा रियल नेम वंदना तिवारी है। सो मैंने IIT, AIEEE, CGPET, MPPT सारे एग्ज़ाम दिए। फाइनली मुझे इंजीनियरिंग करने का मौका मिला और मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही थी टाइम से। सो जिस दिन मेरा कैट का एग्ज़ाम था, मुझे उस दिन मॉन्टे कार्लो की ऐड ऐसे ही रोड क्रॉस करते समय मिल गई भास्कर ग्रुप के लिए। तो डेस्टिनी मुझे यहाँ पे लेकर आई। फिर मैं बोरीवली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, सेंट फ्रांसिस इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रही थी। वहाँ पे मुझे एक डायरेक्टर मिल गए, उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया। तो अगर मुझे किस्मत ही यहाँ पे लेकर आ रही है तो मैं क्यों रुकूँ? और सपने देखने का हक सबको है, मुझे भी हक है। बस ये है कि हमारे पीछे गॉड फादर नहीं था, हमें खुद ही अपने रास्ते बनाने थे। मैंने यहाँ तक बना लिया है कि आज पूरा देश जानता है, बट थोड़ा सा नेगेटिव है। अभी हम होपिंग कि मैं कुछ बहुत अच्छा करूं तो शायद पूरी दुनिया कहा जाता है जिसका नाम बदनाम होता है, क्योंकि बदनाम में भी नाम छुपा होता है, तो आपका नाम शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाए। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल तो हम लोग एक म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे हैं जिसका टाइटल है जिस दिन से, और मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर एक और गाना शूट करेंगे दैट वुड बी वेरी इंडियन कल्चर्ड सॉन्ग, आर्मी बेस्ड है। और मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आर्मी की, क्योंकि मैं NCC में भी थी, मैं पहले स्काउट गाइड में थी और मैं हमेशा से चाहती थी। और इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा रियलिटी शो कर रही हूँ, बहुत बड़े
प्रोडक्शन हाउस के लिए, बट इट्स टू अर्ली टू रिवील द नेम। बहुत जल्दी आप सबके सामने आएगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको न्यूज़ गैरेज की तरफ से बहुत सारी और ढेर सारी गुड विशेस। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी। मैम थी ज्ञाना वशिष्ठ जी, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और जो कंट्रोवर्सी उनके साथ हुई थी उसके बारे में हमारे साथ काफ़ी सारी चर्चाएं की। और आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ। थैंक यू सो मच।